Dear students, today we are going to study about India's public debt during the British rule. ब्रिटिश काल में भारत का सार्वजनिक ऋण। प्राचीन भारत के शासकों को सार्वजनिक ऋण की पद्धति की इस व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं था, या यूं कहिए कि इस व्यवस्था को उन्होंने अपनाया ही नहीं। हिंदू शासक हो या मुगल शासक, जब भी वित्त की आवश्यकता पड़ी, या तो उन्होंने अपनी साख के ऊपर वो पैसा लिया, या फिर सोने जवाहरात के बदले, या फिर उन्होंने राजस्व का वो भाग निश्चित किया जिससे कि कर चुकाया जा सके। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश शासकों ने एक नई पद्धति अपने साथ लेकर आए, एक यूरोपियन व्यवस्था अपने साथ लेकर आए, सार्वजनिक कर की, जो कि राष्ट्र के ऊपर भार था। इसका भार शासकों पे ना पड़कर सीधे सीधे आम आदमी के ऊपर भी पड़ रहा था। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूरी तरह से अपने शासन में लिया, तो बंगाल पहले से ही कर्जे में था। कारण कर्नाटका में फ्रांसीसियों के विरुद्ध चल रहे युद्ध को जो फाइनेंस कर रहा था, जो उसका वित्त संभाल रहा था, वो बंगाल प्रोविंस ही था। आरसी दत्त के एक कथन के अनुसार ब्रिटिशर्स का शासन, उनकी विजय और भारत में राज्य हरण के लिए भारत खुद वित्त प्रदान कर रहा था। बंगाल से आने वाले राजस्व का उपयोग ऋण लेने के लिए किया गया, और ये ऋण पर्याप्त नहीं था। मैसूर को दो भागों में बांटा गया। उसका एक भाग का राजस्व मिलिट्री पावर में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और सबसे सुदृढ़ मराठा ताकत को तोड़ने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं था, इंग्लैंड के जितने भी युद्ध हो रहे थे, एशिया के किसी भी भाग में हो रहे थे, उसमें भारतीय आर्मी और भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के फैलाव के लिए भारत एक वित्तीय संसाधन था। सीलोन यानी आज का श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, एडन यमन की एक सिटी और रंगून म्यांमार की राजधानी, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भारत का ही दुरुपयोग किया गया। चीन के साथ युद्ध हो या अफगानिस्तान के साथ, बर्मा यानी म्यांमार के साथ, पर्शिया यानी आज का ईरान, इनका भी वित्त भारत के संसाधनों ने ही संभाला। 1834 में जब कंपनी जो व्यापारिक लक्ष्य के साथ भारत में आई थी, वो अपना व्यापारिक चरित्र पूरी तरह से त्याग चुकी थी, तब तक सार्वजनिक ऋण बढ़कर 36.9 करोड़ हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर और ब्रिटिश संसद के बीच हुए समझौते के अनुसार कंपनी के ऊपर जितना भी ऋण था, उसकी जितनी भी देनदारियां थी, सबकी सब भारत के राजस्व के ऊपर डाल दी गई। इतना ही नहीं, जो लाभ का अंश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था, उसका सालाना 10.5% ये भी भारत के राजस्व में डाल दिया गया, और ये 1874 तक के लिए डाल दिया गया, जब कंपनी के स्टॉक्स को रिडीम किया जा सके। ये एसेट, ये संपत्ति, ये परिसंपत्ति पूरी तरह से इनसफिशिएंट थी, पर्याप्त नहीं थी, तो इसको मिलने के लिए 4.5 करोड़ का परमानेंट कर्जा भारत के ऊपर डाल दिया गया। जो नई सरकार बनी भी, जो नई सरकार ब्रिटिशर्स के अनुसार चलने को तैयार भी हुई, उनमें 1834 यानी 1834 के चार्टर के मुताबिक उनकी जो डायरेक्शन थी, उनका जो कंट्रोल था, वो सारे के सारा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। ब्रिटिशर्स के बहुत से महंगे युद्धों का वित्त भारत के ऊपर पड़ा, जैसे अफगान युद्ध, सिंध युद्ध, ग्वालियर, 2 सिख युद्ध हुए और दूसरा बर्मीज युद्ध। भारत का सार्वजनिक ऋण लगातार बढ़ता रहा। 1857 की क्रांति तक पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन 60 करोड़ हो चुका था। 1858 में जितनी भी लागत आई उस क्रांति की, उसका कर भार भी भारत के ऊपर ही आ गया,
जो कि तकरीबन 693 करोड़ था 1860 में। ब्रिटिशर्स के साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकांक्षा को वित्त प्रदान करने से सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई। उसके अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होने के कई और भी कारण रहे। भारत में रेलवे और सिंचाई की सुविधा के काम में प्रगति आई। इस कार्य के लिए कर्ज लिया गया और उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए सालाना काफी मात्रा में रुपया इंग्लैंड की तरफ रवाना होने लगा। इसके अतिरिक्त भारत में रह रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके परिवार के खर्चे, उनके आने जाने के खर्चे, ब्रिटिश ट्रूप्स के खर्चे, उनके रिटायरमेंट की सैलरी, इन सभी खर्चों का लगातार बोझ बढ़ता रहा और इनको नाम दिया गया होम चार्जेस। होम चार्जेस काफी तीव्र गति से बढ़े। 1856 में 3.5 करोड़ से लेकर ये 30 करोड़ के करीब पहुंच गए 1913 में। सरकार ने यहाँ के जमींदारों, व्यापारियों और कुछ यूरोपियन से भी कर्जा लिया। यह जितना भी सार्वजनिक ऋण लिया गया, यह अनुत्पादक था, अर्थात इसने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। द्वितीय अफगान युद्ध तथा बर्मीज युद्ध, मात्र ये 2 युद्धों में ही सरकार ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में सार्वजनिक कार्य में बढ़ोतरी हुई और ये सारा कार्य ऋण लेके किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के लिए निवेश के नए मार्ग बनाना और औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार माल के लिए एक नए बाजार की खोज। 1857 की क्रांति ने भी ब्रिटिश अथॉरिटीज को चिंतित कर दिया था और उन्हें संचार सुविधाओं को विकसित करने की तात्कालिकता महसूस हुई। रेलवे को बढ़ाया गया, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया और ये सारे का सारा कार्य कर्जा लेके किया गया। ज्यादातर कर्जा लंदन के बाजार से लिया गया, लंदन के वित्तीय बाजार से उठाया गया। 1913 के आते आते सार्वजनिक ऋण उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अनुत्पादक सार्वजनिक ऋण में कमी आई। 1913 में ये तकरीबन 411 करोड़ पहुंच गया था, जिसमें से 392 करोड़ का इस्तेमाल उत्पादक था, बाकी अनुत्पादक। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध ने सार्वजनिक ऋण की दिशा बदल दी। भारत ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया एक योगदान के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के योगदान के रूप में ब्रिटिशर्स को दिया। भारत लगातार बजट घाटे को झेलता रहा। तकरीबन 6 साल में बजट घाटा बढ़कर 100 करोड़ के रूप में आ गया। इसके अतिरिक्त 13 करोड़ रुपया खर्चा किया गया नई दिल्ली को राजधानी बनाने के रूप में। 1924 में सार्वजनिक ऋण बढ़कर 918 करोड़ हो गया, जो कि बहुत अधिक था। 1917 में पहली बार ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश सरकार के बिना पर भारत सरकार को कर्जे का भुगतान करना था। उसके लिए भारत के वित्त बाजार से पैसा उठाया गया और भारत का वित्त बाजार बहुत छोटा है, ये भ्रम पहली बार टूटा। 1917 में 53 करोड़ रुपया लिया गया और 1980 में 57 करोड़ रुपया भारत के वित्त बाजार से उठाया गया। युद्ध के लगातार खर्चों के कारण सार्वजनिक कार्य की प्रगति में शिथिलता आई। युद्ध के बाद यह निश्चित किया गया कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया रेलवेज के ऊपर लगाया जाएगा, जो कि 1922 से अगले 5 साल तक कार्य करेगा। एक दशक के दौरान ही सार्वजनिक ऋण तकरीबन 300 करोड़ रुपए बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। इस समय सार्वजनिक ऋण का अर्थ था युद्ध को वित्त प्रदान करना, मुद्रास्फीति को रोकना
और युद्ध के उपरांत अर्थव्यवस्था को वापस से सुचारू रूप से चलाना। सरकार ने ऐसे समय पर उपभोग और निवेश के ऊपर नियंत्रण किया ताकि जितना भी वित्त है वो सरकारी सिक्योरिटीज में प्रवाहित हो सके। इस तरह सरकार काफी मात्रा में लोन लेने में सक्षम हो सकी। इस ऋण की जो ब्याज देनदारियां हैं वो बढ़कर 1204 करोड़ थी हो गई 1939-40 में, और 1945-46 में ये बढ़कर 2308 करोड़ हो गई। यूं तो देखा जाए सार्वजनिक ऋण बढ़ा, पर दूसरे देशों की तुलना में ये काफी कम था। अमेरिका का सार्वजनिक ऋण 3 गुना बढ़ा मार्च 1983 तक। यूके का तकरीबन डबल हो गया फरवरी 1983 तक, और जर्मनी का 4 गुना बढ़ा दिसंबर 1942 तक। आश्चर्य ये नहीं था कि दूसरे देशों की तुलना में भारत का सार्वजनिक ऋण इतना छोटा था, बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि इतना भी भारत की अर्थव्यवस्था से उठाया जा सका। जो कर्ज के फ्लोट किए गए वो एक विदेशी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, विदेशी सरकार के द्वारा किए गए, जो लगातार किस एक तरह के राजनीतिक विरोध का सामना कर रही थी। जो लोन लिया गया, जो लोन रेज किया गया, ना तो वो प्रसिद्ध था, ना ही वो उत्पादक था, और वो युद्ध के लिए लिया जा रहा था। जो ब्याज दर दिया जा रहा था वो भी बहुत ज्यादा अधिक नहीं था। किसी तरह की सरकारी अपील भी नहीं की गई। इन सब के बावजूद इतना रुपया उठाया जा सका। कारण क्या था? एक कि सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा चला, लगातार उसके बारे में बताया गया। दूसरी चीज कि सरकार के उधार लेने के कई प्रोग्राम्स थे जिसमें हर एक के मुताबिक सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जा सकी। यहाँ पर एक आधारभूत बदलाव आया सार्वजनिक ऋण में। जो ऋण 1939 में 40% इंग्लैंड से आता था, स्टर्लिंग डेट जिसे कहते हैं, 40% हम इंग्लैंड के वित्तीय बाजार से उठाते थे, वो अब ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, हट रहा था। अब जो सार्वजनिक ऋण था वो 90% भारत से ही लिया गया था। यानी जो ब्याज अदा किया जाएगा वो भारत में ही किया जाएगा। उसके लिए भारत की मुद्रा विदेशों में नहीं जाएगी, यहां से पलायन नहीं होगा मुद्रा का। युद्ध के उपरांत सरकारी ऋण स्टर्लिंग में नहीं होकर रुपए के रूप में तो आ गया। अब जो उधार लिया था वो देश से ही लिया था और देश को ही चुकाना था, विदेश को नहीं चुकाना था। पर फिर भी कई चिंता के विषय बने रहे, जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कम होने लगे। उसके अतिरिक्त शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे ज्यादा निर्भर करने लगे। छोटे समय के लिए जो उधार थे उस पे ज्यादा निर्भर करने लगा सार्वजनिक ऋण। उसके अतिरिक्त युद्ध के उपरांत मुद्रास्फीति के बढ़ जाने की वजह से जितना भी वित्त था, जितना भी पैसा था, वो या तो जमीन में, संपत्ति में निवेश किया जाने लगा या सोने और चांदी में निवेश किया जाने लगा। उसके अतिरिक्त सट्टेबाजारी में भी गया। अगर देखा जाए तो 1945 से 47 तक सरकारी ऋण तकरीबन 2331.98 करोड़ हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ, उस समय पार्टीशन के टर्म्स के मुताबिक, पार्टीशन के वित्तीय समझौते के मुताबिक इस समझौते पे पहुंचा गया भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार द्वारा कि भारत जो भी कर्जा है वो भारत चुकाएगा, जो भी आपका विभाजन से पहले का है, और उसका ब्याज दर भी भारत ही चुकाएगा। पर पाकिस्तान उसमें अपना हिस्सा जो कि 300 करोड़ के करीब है वो भारत सरकार को दे देगा। ये 300 करोड़ 50 सालाना बराबर इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे और ये 1952 से शुरू होंगे। पाकिस्तान ने कभी भी अपना शेयर नहीं दिया। सो स्टूडेंट्स,
In the next lecture, we'll study about ownership of the debt. सरकारी ऋण का स्वामित्व किसके ऊपर, तो वो हम पढ़ेंगे। तब तक अभी जो पढ़ा है आप उसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।